मोहतरम जनाब डॉक्टर उस्मान गनी साहब की गुजारिश को भी पिछली स्टेज पर लें। IHMA के प्लेटफॉर्म की मदद से होम्योपैथी के फ़रोग और होम्यो डॉक्टर्स की प्रैक्टिस की प्रमोशन के लिए आज का प्रोग्राम अरेंज किया गया है, जिसका सेहरा जनाब डॉक्टर उस्मान गनी साहब के सर है कि माशाल्लाह उनकी ये काविश कि होम्यो डॉक्टर्स के लिए वो मुखलिस हैं, होम्योपैथी के लिए मुखलिस हैं, और वो आज की उनकी सोच की मिसाल हम सबके सामने और इंतहाई काबिल एहतराम आज के मेहमान आज के प्रोग्राम के हैं तो बुजुर्ग, लेकिन लफ्ज़ मैं कहूँगा कि आज के दूल्हा हैं वो इस प्रोग्राम के। और होम्योपैथी के लिए उनकी काविशें, उनकी मेहनतें वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज होम्योपैथी जो आज इतनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एक सिस्टम में वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है कि एक होम्योपैथी भी इलाज है। आज बड़े बड़े MBBS डॉक्टर्स, प्रोफेसर डॉक्टर्स जो हैं वो मजबूर हो गए हैं रिकमेंड करने के लिए कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट को बाकायदा से वो खुद कहते हैं कि ये होम्योपैथी के पास आप ये केस ले जाएं, हमारे बस से बाहर है। जहाँ उनके पर जलें शुरू हो जाते हैं वहाँ वो हम लोगों के पास रेफ़र करते हैं। ये हमारी जीत है कह लें, हमारे डॉक्टर्स की मेहनतें हैं जो रंग लेके आ रही हैं। और इस तरह की धूप में जो साये का किरदार अदा कर रहे थे हमारे इंतहाई काबिल एहतराम जनाब डॉक्टर खलील फरीदी साहब, जो आज हम में मौजूद हैं और बड़ी तकलीफ़ में भी रहे, वो बीमारी में भी मुब्तला हैं और उम्र का भी बड़ा तकाजा है, लेकिन उसके बावजूद उनमें एक अजीब सा दर्द है इस होम्योपैथी के लिए और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए। और वो हर लम्हा यही कोशिश करते हैं कि मैं किसी भी तरह से अपने पास जो मेरे पास इल्म है वो मैं बस अपने दोस्तों तक और डॉक्टर्स तक और इन ज़िम्मेदारों तक जो वाकई ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं उन तक मैं पहुँचा दूँ। तो उनकी आज हम लोगों में बैठना हमारे लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र की बात है कि इतने कीमती लोग जिन्होंने हमेशा से होम्योपैथिक से एक मुखलिसाना ताल्लुक़ वाबस्ता रखा। तो मैं गुजारिश करूँगा तमाम दोस्तों से, तमाम डॉक्टर से, वो हमारे डॉक्टर्स उस्ताद डॉक्टर भी हैं, मुखलिस भी हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं इनसे हमारे होम्योपैथी के हवाले से। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर खलील फरीदी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबान का कि आप लोगों ने भी माशाल्लाह एक शिकार और एक मुखलिस होम्योपैथ का इस्तकबाल करके मेरा भी दिल बड़ा किया, मेरा भी सीना चौड़ा हुआ कि आज बाकी हम डॉक्टर्स जो हैं हम भी प्यासे हैं, हम लोग भी प्यास से फिर रहे हैं। हमें भी कोई ऐसा कोई ठंडे पानी की एक घूट जो है जो मकसद हमारी होम्योपैथी से रिलेटेड है वो पीने को हम सब तरस रहे हैं। आज आप मैं समझता हूँ कि जो सीजन चल रहा है शादियों का और मसरूफियात हैं उसके बावजूद भी हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी दिलचस्पी से, बड़ी मोहब्बत से आज का जो है इकट्ठ किया, बड़ी खुशी हुई। सरपरस्त आला ज़िला खानेवाल जनाब डॉक्टर अब्दुल्ला उनसे भी गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। अब्दुल्ला साहब डॉक्टर हैं, इल्म का समंदर है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हम लोगों में अपने इल्म की रोशनी बांटने के लिए आए हैं। जनाब डॉक्टर खलील फरीदी साहब, अगर गुजारिश मुनासिब समझे बैठ के तो बैठ के कर लें, बैठ के ज़्यादा मुनासिब है। डॉक्टर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आप सबका मशकूर हूँ। सब साथियों ने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया। अल्लाह करे कि ये मोहब्बतें इसी तरह कायम रहें और हम
अपना सफ़र मोहब्बतों के साथ साथ करते रहें। मेरा आपके साथ बहैसियत इंसान ताल्लुक़ है, बहैसियत मुसलमान ज़्यादा लोग मेरा ख्याल है हमारे यहाँ पर मुस्लिम हैं, ये ताल्लुक़ भी है। लेकिन जिस ताल्लुक़ की बुनियाद पर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ, ये ताल्लुक़ एक प्रोफेशनल होम्योपैथ का ताल्लुक़ है। होम्योपैथी के अंदर कोई मसलक की तफरीक नहीं है, मजहब की तफरीक भी नहीं है। जो होम्योपैथ है उसके साथ हमारा ये होम्योपैथी के हवाले से जो ताल्लुक़ है ये कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह। हम एक दूसरे से सीखते भी रहेंगे और एक दूसरे को सिखाते भी रहेंगे। मैं थोड़ी देर पहले डॉक्टर आमिर साहब से बात कर रहा था। हमें जिंदा रहने के लिए मुख्तलिफ अफ़आल सरअंजाम देने होते हैं, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। बीमार को दवा खाने के लिए वक्त निकालना होता है, भले सेहतमंद आदमी हो उसको खाना खाने के लिए वक्त निकालना होता है, अपना मुंह धोने और नहाने के लिए, अपना लिबास तब्दील करने के लिए वक्त निकालना होता है। आप माशरे में रहते हैं, आपके मोहल्ले में अगर कोई वफात हो जाए तो उसके लिए आपको जरूर वक्त निकालना होता है, भले आप कितने ही मसरूफ क्यों ना हो। कोई खुशी हो आपके करीबी अजीजों में तो आपको वक्त निकालना होता है। हमें अपने माशरे में एक अच्छी माशरत कायम करने के लिए, एक महज़ब शहरी बनने के लिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए वक्त देना होता है और हम अपने पेशे के एतबार से उन एक्टिविटीज़ की प्रायोरिटी का तयन करते हैं, तरजीहात का तयन करते हैं। आपको क्या काम है, बहुत अहम है। एकदम आपको खबर आई कि हमसाये की में वफात हो गई है, वो चारों पहले आप पहुँच जाएंगे। ऐसे होता है ना जी, बलवत तो नहीं कह रहा। आप डॉक्टर हैं, आपको माशरे ने इज्जत दी है। हमें ये लिबास इसलिए अच्छा पहनने को नसीब हुआ कि मैं एक अच्छे प्रोफेशन से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा खाना अपने प्रोफेशन की आमदनी से ही खा सकता हूँ। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में तभी तालीम हासिल कर सकते हैं, तमाम नाज और नखरे हमारे प्रोफेशन की वजह से हैं। इस प्रोफेशन को इज्जत बख्शने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए हम कितना वक्त निकालते हैं। एक तो हमारी सोशल एक्टिविटीज, हमारा मिल बैठकर एक दूसरे के साथ इल्म शेयर करना, और दूसरी अहम बात है कि हमारी सोशल एक्टिविटीज और हम एक दूसरे के साथ अपने प्रोफेशनल मसाइल को डिस्कस करें। जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि ये प्रोफेशनल टैक्स होम्योपैथ पर लागू नहीं होता, इस जिम्मे में कोर्ट का फैसला है, उसकी काफी अभी मुहैया कर रहे थे डॉक्टर उस्मान साहब। ये बात मेरे इल्म में पहले नहीं थी, ये इस महफिल के तवस्सुत से मेरे इल्म में आई है। मेरा ख्याल है डॉक्टर सईद साहब को भी शायद इल्म में नहीं था, ये बात नहीं अभी पता चला है। ये सोशल एक्टिविटीज हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं
और ये इस कमी को भी पूरा किया जाए। ये पीछे तक मेरी आवाज आ रही है ना जी? और ये 7 सफ़ात पर मुश्तमिल थोड़े से नोट्स हैं। ये इनकी कॉपी मैंने डॉक्टर शकील साहब को प्रोवाइड कर दी है। आप ये कॉपी डॉक्टर शकील साहब से जो दोस्त चाहें हासिल कर सकते हैं, और इसे IHMA की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं, IHMA की तरफ से इसको आप तोहफा समझें। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा भी कुछ न कुछ मौजूआत पर नोट्स आपको प्रोवाइड होते रहें जो प्रैक्टिस में काम आ सकते हैं। इसी तरह मुमकिन हो तो ये जो 2 चार्ट्स है, ये अगर कहीं तकरीब आवेजा हो जाए तो मुझे थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन में सहूलत हो जाएगी। मैंने इस मौजू को चार 5 हिस्सों में तकसीम किया है। अगर लेजर लाइट है तो ठीक है। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्कस कर लेंगे। मैंने गैर जरूरी बातें इसमें से निकाल दी हैं। सिर्फ वो बातें जो जरूरी होती है, जो हमें समझ आनी चाहिए जरूर, मैं उनका जिक्र करूंगा। मैंने 2 कुतुब से ज्यादा इस्तेफादा किया है। कुछ चीजें नेट से डाउनलोड की हैं। एक ग्रेस एनाटॉमी है और एक एनाटॉमी है डॉक्टर चौरासिया की, इंडियन ऑथर है। जो दोस्त बहरास्त अंग्रेजी में पढ़ना चाहें, मेरी जाती राय ये है कि चौरासिया की एनाटॉमी ज्यादा सहल और अच्छी है, और उससे आपको बहुत सारा इस्तेफादा आप हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्टेट होता कहाँ है। ये ऊपर दूसरा ये देखिए, ये लोकेशन है, ये यूरिनरी सिस्टम की। ये किडनीज है, ये नीचे यूरेटर नालियां हैं और उसके नीचे मसाना है। मसाने के नीचे ये लोब्स हैं। ये लोब्स प्रोस्टेट ग्लैंड के हैं, लता कदामिया उर्दू में कहते हैं इसको। और इससे नीचे यूरेथ्रा नाली है। ये भी तस्वीर, लाइट कम है, इस तरफ के मतलब अगर हो सके जला दें थोड़ी रोशनी चार्ट्स पर। इस तस्वीर में ये प्रोस्टेट ग्लैंड निस्बतन ज्यादा वाज़े दिखाया गया है, और इसके साथ ये सीमेन लाने वाली नालियां हैं। ये इसके अतराफ पे सीमेंट लाने वाली नालियां हैं। इसके बीचों बीच जो नाली है ये यूरेथ्रा है, ये पेशाब लाती है। ये दोनों जो लोब्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये 2 से ज्यादा लोब्स होते हैं, लेकिन ये बुनियादी दोनों लोब्स, इनमें वर्म आता है जिसकी वजह से ये यूरेथ्रा जो है ये सुकड़ जाती है, तंग हो जाती है। ये एक नाली होती है और ये बिल्कुल गोल नहीं होती। ये यहाँ देखें, ये तिकोनी सी शक्ल आपको दरमियान में नजर आ रही है। ये उस नाली को आप यूं समझ लें कि हमने ये ऐसे वर्टिकल ऊपर से कट सेक्शन लिया है इसका, तो ऊपर से इसको आप देख रहे हैं, तो ये नाली आप यहाँ से इसका अंदाजा कर सकते हैं। ये शक्ल इसकी, ये मखरूती सी शक्ल है इसकी। मजमूई तौर पर प्रोस्टेट की अपनी शक्ल
शाहबलूत के फल जैसी होती है और ये मसाले के नीचे और रेक्टम के सामने ये वाक़ होता है। इस तस्वीर में देखें, ये प्रोस्टेट गदूर है और ये पीछे वाली ये नाली ये रेक्टम है, ये पिछली नाली है, ये रेक्टम की नाली है। बिल्कुल रेक्टम की नाली के साथ ये मसाले का गदूर। इसको चेक करने के लिए कितना फूला हुआ है, अगर बहुत सीवियर केस हो तो अमूमन डॉक्टर मरीज को औंधा लिटाकर जैसे संजय में लेटते हैं, मकद में उंगली दाखिल करके मकद वाली जानिब से उसको टटोल कर अंदाजा करता है कि ये प्रोस्टेट कितना मुतवर्रम हो चुका है। ये अमूमन बलूगत की उम्र में 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर लंबाई। सेंटीमीटर समझते हैं ना या इंचों में बताऊं? 2 सेंटीमीटर मोटाई, 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और 4-4.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, ये इसकी साइज होती है। लेकिन बलूगत से लेकर और 40 साल की उम्र तक बतदरीज इसकी साइज में इजाफा होता रहता है। ये बलूगत में 8 ग्राम के करीब होता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, 7 से 10 ग्राम, एवरेज 8 ग्राम। और 40 साल 45 साल की उम्र तक, 35 से 40 साल की उम्र तक ये 30 ग्राम तक हो जाता है। 30 ग्राम के बाद ये रुक जाता है। फिर 45 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक अमूमन इसमें बढ़ोतरी नहीं होती, मजीद नहीं बढ़ता। फिर 45, 50, 55 में जब ये बढ़ना शुरू करता है तो फिर ये मसाइल पैदा करना शुरू करता है। मसाइल को हम आखिर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी को हम देखते हैं। इसका मकाम मैंने आपको बता दिया, इसकी शक्ल, वॉल्यूम और वेट इसको हमने डिस्कस कर लिया। और साफ के एतबार से इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे निचला हिस्सा इसका एपेक्स कहलाता है। जितने भी आज़ा होते हैं ह्यूमन बॉडी में, सबका निचला हिस्सा एपेक्स कहलाता है। फेफड़े होते हैं तो लंग का निचला हिस्सा एपेक्स है। हार्ट होता है तो हार्ट का निचला हिस्सा, वेंट्रिकल्स के निचले वाला जो हिस्सा होता है वो एपेक्स कहलाता है। इसी तरह किडनीज है तो उसका भी जो पेंदे वाला हिस्सा है उसको हम एपेक्स कहते हैं। ये भी प्रोस्टेट का भी जो निचला हिस्सा है इसको हम एपेक्स कहते हैं। इसका रुख नीचे की तरफ होता है और निचले हिस्से से ये मकद के रेक्टम के अकब में मुख्तलिफ झिल्लियों की जरिए ऐसे जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है। इसको खसूसन मैलिग्नेंसी के केसेस में आपके मुशाहिदे में आया होगा, ऐसे बहुत से केसेस माशरे में मौजूद हैं कि जब प्रोस्टेट में कैंसर फैलता है तो अमूमन वो ट्रैवल कर जाता है टूवर्ड्स रेक्टम और बहुत सारे मरीजों में रेक्टम काटनी पड़ती है। उनके रेक्टम मैलिग्नेंसी में इन्वॉल्व हो चुकी होती है और फिर उसको स्टूल पास करने के लिए एक बैग लगाना पड़ता है मसनूई किस्म का। ये बिल्कुल इसका जो पेंदे का हिस्सा है, एपेक्स है इसका, वो रेक्टम के बैक साइड पर जुड़ा हुआ होता है। दूसरा हिस्सा इसका अहम जो है वो ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम बेस कहते हैं। और ये ऊपर मसाने के निचले हिस्से के साथ अटैच होता है, जहां से
यूरेथ्रा शुरू हो रही है, यूरेथ्रा की गर्दन, नेक ऑफ द यूरेथ्रा, ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वहां जुड़ा हुआ होता है। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ी सी ये देखिए, यहां नजर आएगी, ये यूरेथ्रा की नाली है। अब ये देखिए ऊपर वाला हिस्सा, ये इस बसाने के पेंदे में यूरेथ्रा जहां से शुरू हो रही है, ये ऊपर का हिस्सा ये बेस है, और ये नीचे का हिस्सा ये एपेक्स है। मेरा हाथ कांप रहा है, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं। काइंडली कोशिश करके इसको जरूर समझिए, ये मेरी खसूसी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और इसको समझने के बाद फिर जब हम मैट्रियामेटिक्स पर बात करेंगे ना, मुझे ये भी जरूर बताइएगा कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता इसके, ये इल्म पढ़ने से, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जानने से मैट्रियामेटिका के अलामात को समझने में मदद मिलती है या नहीं मिलती। मुझे ये जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा इस बात का। इसलिए प्लीज जो चीज समझना है मैं 10 बार रिपीट करूंगा, मुझे क्वेश्चन करें, मुझे कहें, मुझे टोकें, मैं फिर रिपीट करता हूं। ये बसाना है, इस बसाने की ये गर्दन है, नेक है, ये लेटरल व्यू है, साइड से पहलू का व्यू है, और यहां से ये नीचे ये प्रोस्टेट अंदर से गुजर रहा है, और इसका जो ऊपर का हिस्सा जो बसाने के साथ जुड़ा हुआ है, ये हिस्सा इसकी बेस है, और नीचे का हिस्सा जो रेक्टम के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसका एपेक्स है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब इसमें हम इसकी मुख्तलिफ तहों की जानिब आते हैं। इसमें 4-5 किस्म की सरफेसेस होती हैं, तहें होती हैं। इन तहों को समझना थोड़ा सा जरूरी है ताकि हमें यह अंदाजा हो सके कि जब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे कि कौन कौन सी तह क्या क्या फंक्शन करती है, उसकी समझ हमें वो तभी आएगी जब हमें इसकी तहों का पता होगा। एंटीरियर सरफेस, इसको अगर सामने के व्यू से देखेंगे, ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है, ये नहीं, इसको देखिए। सामने के व्यू से जब हम देखेंगे तो ये सामने वाली सरफेस जो सामने नजर आ रही है, ये इसकी एंटीरियर सरफेस कहते हैं। ये इसकी सामने की तह, एंटीरियर सरफेस, अगली तह या सामने की तह। मैंने तर्जुमा मुझे कहीं से नहीं मिला, बस मैंने अपने अंदाजे से किया है। अगर तर्जुमे में कहीं गलती हो तो उर्दू बेहतर जानने वाले हमारे जो साथी हैं वो मेरी रहनुमाई करेंगे। मैं इसमें, मेरे पास कंप्यूटर में सेव है, मैं इसमें फिर वो गलतियां दूर कर दूंगा। एंटीरियर सरफेस का मैंने तर्जुमा किया अगली तह, सामने वाली तह। दूसरी सरफेस इसकी पिछली तह, अकबी तह जो बैक में है, उसे कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। सामने वालों को एंटीरियर और पीछे वाली को पोस्टीरियर। यहां से देखिए, ये इसमें ये साइड से अगर देखेंगे तो इधर से देखेंगे हम, ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, और ये जो रेक्टम वाली साइड है ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। तीसरी इसमें है, इसे हम कहते हैं इंफीरियर लेटरल सरफेस, यानी पहलू की सरफेसेस। ये 2 किस्म की होती हैं, खास तरह 2 पहलू होते हैं, तो ये 2 किस्म की होती हैं, एक राइट पहलू, एक लेफ्ट पहलू, दायां पहलू और बायां पहलू। तो एक राइट इंफीरियर लेटरल सरफेस और दूसरी लेफ्ट इंफीरियर लेटरल सरफेस। अब इसमें जो यहां से हम देखेंगे तो ये इस तरफ से हम देखेंगे तो ये क्योंकि क्रॉस सेक्शन है, इसमें हमें राइट सरफेस नजर नहीं आ रही, इसके अकब में सेंटर के पीछे ये लेफ्ट है। इधर देखेंगे तो ये साइड, ये राइट है, ये राइट सरफेस है, राइट लेटरल, और ये लेफ्ट लेटरल है। ठीक है,
इज इट क्लियर? है क्वेश्चन? दोबारा बताऊं? मुझे थोड़ा सा साथियों के चेहरों से भी लगना चाहिए ना कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो समझ भी आ रहा है। ये आप देखिए, ये साइड है, पहलू है, ये पहलू है, ठीक है। ये जो पहलू वाली जगह है ये लेटरल सरफेसेस है और इन्हें कहते हैं राइट इंफीरियर लेटरल सरफेस, राइट साइड वाली को, और लेफ्ट साइड वाली को कहते हैं लेफ्ट इंफीरियर लेटरल सरफेस। ये चार इसकी मुख्तलिफ तहें। उसके बाद हम स्टडी के लिए इसको मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम करते हैं और लेसर राइटिंग में भी इसी को नुस्खा जब पर्ची पर लिखते हैं, मरीज के प्रोस्टेट का मरीज है, इसको तकलीफ किस जोन में हो सकती है, उसके लिए भी टर्मिनोलॉजी सब यही इस्तेमाल करते हैं। प्रोस्टेट, सीजेड, प्रोस्टेट, पीजेड, प्रोस्टेट, टीजेड, तीन ये जोन्स हैं। हम सेंट्रल जोन को लिखते हैं सीजेड, दरमियानी जोन, और पेरिफेरल जोन यानी पेरिफेरी में जो बार है उसको हम लिखते हैं पीजेड, और ट्रांजिशनल जोन जो उसके दरमियानी हिस्से के इर्द गिर्द वाक़या है, ट्रांजिशनल है, उसको हम लिखते हैं टीजेड। अब इसमें जो सीजेड है, सेंट्रल जोन है, ये टोटल का सेहतमंद आदमी में ये टोटल का ये इसमें जोन दिखाए गए हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा ऊपर नजर आ रहा है जहां ये लाइट है, देख रहे हैं, ये सेंट्रल जोन है। अब हमने प्रोस्टेट को ये देखिए ऐसे प्रोस्टेट है ना, हमने इसको यूं काटा है, ऐसे काटा है और ऊपर से देख रहे हैं, व्यू आप समझ रहे हैं ना। हमने इसको यूं काटा है, ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन लिया है और इसको ऊपर से देख रहे हैं। अब ये हमारे सामने यूं ये व्यू है, ये इसमें देखिए, इसमें ये जो पार्ट है ये इसका सेंट्रल जोन है, और ये जो पार्ट है नीचे वाला ये इसका पेरिफेरी है, ये पेरिफेरल जोन है, ठीक है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? और इसके ये जो देखिए, ये दरमियान में दो ऐसे गुब्बारे से बने हुए हैं, ये दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये ट्रांजिशनल जोन है, और इसके दरमियान में त्रिकोण मखरूती सी शक्ल बनी हुई है, ये इसमें से गुजरने वाला यूरेथ्रा है, पेशाब की नाली है। जो ऊपर का हिस्सा सेंट्रल जोन है, ये टोटल प्रोस्टेट का ऑलमोस्ट 25% होता है, और इसमें इजैकुलेटरी डक्ट्स मौजूद होती हैं, मनी लाने वाली नालियां। अमूमन जब बंदा बीमार होता है, प्रोस्टेट में वर्म आती है, सूज जाता है, या कैंसर होता है, या कोई इंफेक्शन होता है, खा वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, ये हिस्सा सेंट्रल जोन अमूमन मुतासर नहीं होता। अक्सर केस 100% में नहीं कहता, मोर देन 90% केसेस में सेंट्रल जोन मुतासर नहीं होता। ये बात बड़ी अहम है, इसको ज़हनशीन कर लें कि ये जो सेंट्रल जोन है ऊपर वाला, ये मुतासर बीमारी में अमूमन नहीं होता। और जो पेरिफेरल जोन है ये वाला, ये टोटल ग्लैंड का 70% है, ऑलमोस्ट 70%, और जो 70% है अमूमन इसी के अंदर कैंसर पैदा होता है, इन्फेक्शन भी इसी में होता है, और वर्म भी इसी में होता है। ये इसी पेरिफेरल एरिया में, जोन में अमूमन प्रॉब्लम होता है, और सबसे पहले इसी को ही जब सर्जरी की जाती है तो उसको रिमूव किया जाता है।
और मैंने आपको एक बात अर्ज की थी कि इसका जो एपेक्स का हिस्सा है वो रेक्टम वाली तरफ जुड़ा हुआ होता है झिल्लियों के साथ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है। और ये हिस्सा पेरिफेरी का ये वही एपेक्स वाली साइड है, ये रेक्टम वाली साइड है, और इसी में जब मैलिग्नेंसी होती है तो ये कैंसर सीधा रेक्टम में घुस जाता है, उसको इफेक्ट करता है। इसको जो ही डायग्नोज हो जाए कैंसर के केसेस में तो इसकी कोशिश करनी चाहिए कि इसको रिमूव कर देना चाहिए। एक स्टेज तक ये काबिल इलाज होता है, फिर उसके बाद ये काबिल इलाज नहीं होता, फिर इलाज की कोशिश करना मरीज के साथ जुल्म करने के मुताबिक होता है। तो ये इससे पहले कि ये रेक्टम में घुस जाए इसको रिमूव कर देना चाहिए। अगर ये अभी इसी पेरिफेरी जोन के अंदर मौजूद हो और उसके बॉर्डर तक ना आया हो तो ये अमूमन होम्योपैथिक दवाई से कंट्रोल हो जाता है, फिर ये काबिल इलाज होता है। मरीज हमारे पास मुनासिब स्टेज पर आ जाए तो फिर ये काबिल इलाज है, होम्योपैथिक को इलाज को ठीक करता है। इसके बाद ट्रांजिशनल जोन मैंने आपको बताया, ये जो दरमियान में दो गुब्बारे से बने हुए हैं ये इसका ट्रांजिशनल जोन है, और ये दरमियान में इसके यूरेथ्रा है, और ये टोटल का 5% होता है, टोटल प्रोस्टेट का 5% है। और अमूमन जो हाइपरप्लाजिया है, हाइपरप्लाजिया ये इसी हिस्से में होता है जिसे हम कहते हैं बिनाइन हाइपरप्लाजिया। BPH लिखते हैं इसको हम अपने नुस्खों में, मुखफ़फ़ एलोपैथिक डॉक्टर तो लिखते हैं, हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी कुछ इस्तेमाल करते हैं, लेसराइटिन को कुछ नहीं करते, हम इसको BPH लिखते हैं, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, ये बिनाइन प्रोस्टेटिक बिनाइन हाइपरप्लाजिया। तो ये हाइपरप्लाजिया, एक मैं और थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये दो चीजें हाइपरप्लाजिया और हाइपरट्रॉफी, इसमें फर्क है। बहुत सारे दोस्त समझते हैं कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लाजिया एक ही चीज है, ये एक ही चीज नहीं है। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं। देखिए हाइपरप्लाजिया होता है खुलियात का तादाद में बढ़ना, 1 लाख खुलियात थे बढ़कर 3 लाख हो गए, 3 लाख से 5 लाख हो गए, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, इट्स हाइपरप्लाजिया। और एक होता है नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहा है, हर सेल का इंडिविजुअल वॉल्यूम बढ़ रहा है, हुजूम बढ़ रहा है। मेरी बात भी कर रहे हैं ना भाई, ये पीछे बैठे हुए लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को। हुजूम बढ़ता है, हुजूम बढ़ता है, ये हाइपरट्रॉफी है। और अगर तादाद बढ़ती है तो ये हाइपरप्लाजिया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? इसमें बुलेका तो नहीं रहेगा ना। अगर हुजूम बढ़ता है तो ये हाइपरट्रॉफी है। अच्छा, हुजूम घट जाता है तो फिर एट्रॉफी है, एट्रॉफिक स्टेजेस पढ़ते हैं ना, जहां लफ्ज ए आ जाता है वो नफी करता है, उसका माने लॉ, जैसे हम अरबी में लॉ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह लफ्ज ए हम मेडिकल में जहां लगाते हैं, सेप्सिस और ए सेप्सिस, ए का लफ्ज जहां लगेगा बायोजेंसिस, ए बायोजेंसिस, ए उसकी नफी कर देगा। ये लॉ, जैसे अरबी में हम लॉ इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ए का लफ्ज उसकी नफी के लिए इस्तेमाल होता है। तो एट्रॉफी और हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी सेल्स की बढ़ोतरी, बढ़ जाना, वॉल्यूम में बढ़ जाना, और एट्रॉफी सेल्स का वॉल्यूम का कम हो जाना, सेल्स का सुकड़ जाना, कंडेंस हो जाना। ठीक है, ये हाइपरप्लाजिया हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ये जो ट्रांजिशनल
जोन्स हैं, इनके अंदर हाइपरप्लाजिया होता है और बिनाइन होता है। बिनाइन का मतलब है बेजरर, गैर समी, जिसमें जहर नहीं होता, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन आप देखें ना, इसके बीचों बीच तो गुजर रही है ये पेशाब की नाली, ये देखिए ये वाली। अगर इसमें हाइपरप्लाजिया हो जाएगा तो ये नाली को इर्द गिर्द ये दबा लेगा, ठीक है ना। जब नाली दब जाएगी इसके अंदर तो फिर यूरिन पास होने में दिक्कत आएगी ना जी। इसमें 2 स्फिंक्टर होते हैं। डॉक्टर साहब आपकी लाइट नहीं होती है। ये प्रोस्टेट के ऊपर वाली तरफ एक स्फिंक्टर होता है और एक स्फिंक्टर इसके नीचे वाली तरफ भी होता है। ये ऊपर वाली साइड में जहां से यूरेथ्रा शुरू हो रहा है, यहाँ एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर समझते हैं ना, वाल्व कह लें, अपर्चर कह लें, और एक स्फिंक्टर यहाँ निचली तरफ होता है। और इन 2 स्फिंक्टर्स के 2 मुख्तलिफ मकासद हैं। जिस वक्त यूरेथ्रा से यूरिन पास हो रहा होता है, दूसरा स्फिंक्टर वो मनी लाने वाली जो डक्ट्स हैं, सेमिनल डक्ट्स, उनको बंद कर देता है ताकि यूरिन उन डक्ट्स में ना चला जाए। और जिस वक्त सीमन खारिज हो रहा होता है, उस वक्त ऊपर वाला वाल्व ब्लैडर को बंद कर देता है ताकि यूरिन उस तरफ दाखिल ना हो जाए। तो इसके ऊपर और नीचे 2 तरफ 2 स्फिंक्टर भी होते हैं। अब इसके बाद जोन्स को हमने डिस्कस कर दिया। जोन्स से मुताबिक कोई आपके जहन में सवाल? सरफेसेस के मुताबिक कोई सवाल या जोन के मुताबिक कोई सवाल? थोड़ा सा इसकी हिस्टोलॉजी की तरफ आते हैं। अनाटमी और हिस्टोलॉजी का फर्क समझते हैं ना। अनाटमी, हम किसी चीज को कट करके उसकी साख को स्टडी करते हैं, और उसी की अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें, दूरबीन के जरिए स्टडी करें, तो वो हिस्टोलॉजी कहलाती है। थोड़ी सी हम इसकी हिस्टोलॉजी की तरफ आते हैं। इसकी हिस्टोलॉजी में ये सबसे पहले इसका बाहर वाला कैप्सूल, ये इसमें देखिए, ये बाहर, इसके बाहर एक झिल्ली होती है। जैसे आप कभी ये किडनीज देखें आप बकरे के, उसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है ना जी। अब लीवर ले लें, कलेजी खाएं, उसके ऊपर भी एक झिल्ली होती है। हार्ट ले लें, उसके ऊपर भी एक झिल्ली होती है। अल्लाह पाक ने एक ऐसा निजाम रखा हुआ है कि हर उज़्व के ऊपर एक झिल्ली होती है। तो ये प्रोस्टेट के ऊपर भी एक झिल्ली होती है, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। ये कैप्सूल 2 किस्म का होता है। इस कैप्सूल के 2 हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं ट्रू कैप्सूल और एक को हम कहते हैं फॉल्स कैप्सूल, ठीक है। ट्रू कैप्सूल यानी सच्चा कैप्सूल, असल कैप्सूल, और फॉल्स कैप्सूल का मतलब है आप क्या लें, नकली कैप्सूल या झूठा कैप्सूल। जो ट्रू कैप्सूल है ये है इसकी इंटरनल तह, अंदर वाली तह, झिल्ली की अंदर वाली तह। ये जो अंदर वाली तह इसकी होती है वो इसका ट्रू कैप्सूल है, और वो बनती है उसके अंदर जो सेंट्रल एंटीरियर और सेंट्रल लोब है, उनकी जो बाहर वाला हिस्सा है उससे बनती है।
एक बात ये भी ध्यान नशीन रखें कि तमाम तर जितना स्ट्रक्चर है इसका, ये सारे का सारा ये ग्लैंडुलर मसल से बना हुआ नहीं है, ये फाइब्रोमस्कुलर इसमें बास्ते हैं, रेशे हैं, टिश्यूज हैं। ये फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज से बना हुआ है। इसके सारे टिश्यूज ग्लैंडुलर नहीं है, सिवाय ये जो सर्कल जोन्स हैं इसके, ये देखिए, इसमें देखिए आप, ये जो अंदर का कलर्ड हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये इसका ग्लैंडुलर है। बाकी सारा का सारा ये फाइब्रस टिश्यूज है, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज। इसका मैंने उर्दू तर्जुमा किया है, फाइब्रो को रेशादार, उजलाती, मसल्स को उजलाती और टिश्यू को बास्ते। रेशादार, उजलाती, बास्ते, मेरे ख्याल में अंग्रेजी ज्यादा आसान है इससे, तो अंग्रेजी में इसको थोड़ा सा समझ लें। ये फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज, ये उसका बना हुआ है, दरमियान में ये ग्लैंडुलर टिश्यूज है, दरमियान में इंटरनल हिस्सा जो रखा के आसपास चलता है, तो वो जो है ये ग्लैंड के प्रॉपर मसल्स हैं, ठीक है जी। और इसके जो बाहर वाला कैप्सूल, अंदर वाला कैप्सूल जो है, ये इसकी तह को खुश्क होने से, कंडेंस होने से, सेलों के सुखड़ जाने से, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज के बैरूनी शेल के सुखड़ जाने से एक तह बनती है, जिसको हम ट्रू कैप्सूल कहते हैं। और इसके अंदर किसी किस्म की ब्लड सप्लाई की वेन्स नहीं होती, ये ब्लड सप्लाई अंदर से लेता है, अपने अंदर वाली तह से लेता है, ठीक है जी। और जो इसके बाहर वाली तह है, उसमें थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई होती है और उसी से सेप्टा शुरू होते हैं। ये आपको कभी कलेजी काट कर अपना गुर्दे को काट कर आपने देखा हो, उसके तरह से पार्ट्स बने हुए होते हैं मखरूती शक्ल के। एक पार्ट को दूसरे पार्ट से अलग करने के लिए जो झिल्ली होती है, इसको हम सेप्टा कहते हैं। इसके जितने लोब्स हैं, जिसके जितनी सर्फेसेस हैं, इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए झिल्ली होती है, जिसे हम सेप्टा कहते हैं। और ये झिल्ली शुरू होती है अपने भाल्स कैप्सूल से और अंदर की तरफ जाती है। अब इसके लोब, इसकी पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा से मुराद है वो हिस्सा जहां फालियत होती है, जहां कुछ काम सरंजाम दिया जाता है, उसे पैरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा के अखबार से इसके चार हिस्से हैं। एंटीरियर लोब जो सामने वाला लोब है, उसके बाद पोस्टीरियर लोब जो पिछले हिस्से का लोब है। जैसे जैसे इसकी हमने सर्फेसिस पढ़ी है, वैसे वैसे लोब्स हैं। और एक मीडियन लोब, जैसे हमने जोन पढ़ा है ट्रांजिशनल, इसके अंदर अंदर जो है ये मीडियन लोब, दरमियानी लोब है। और लेटरल लोब, ये फिर वही दो होते हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, दो लोब। स्ट्रक्चर यही है। इसको नीचे वाले को देखें, ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ये मीडियन लोब है, ये दरमियान वाला, ये वाला हिस्सा सामने का है, एंटीरियर लोब है। ये वाला हिस्सा, ये एपेक्स वाला हिस्सा, ये इसका पोस्टीरियर लोब है। और ये साइड और ये साइड, ये इसके लेटरल लोब है, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल, ये इसके पोस्टीरियर लोब है, ठीक है जी। इसमें कुछ इजाफतें होती हैं, इजाफी चीजें होती हैं। एक तो जो इसका अपना हिस्सा नहीं होती इसके अंदर है, इसके अंदर से गुजरती है या इसके अंदर होती है। जैसे मैंने आज की, इसके अंदर से यूरेथ्रा गुजरती है, दरमियान में सुराख है, इसमें ये नजर आ रहा है सुराख, ये पाइप नजर आ रहा है, इसमें भी ये दरमियान में दाखिल आप देख सकते हैं।
पेशाब प्रणाली इसके बीचों बीच गुजरती है, इसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। दूसरी इसमें प्रोस्टेटिक उट्रिकल, ये एक उभार होता है इसके ऊपरी हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में जो मसाने की तरफ जुड़ा हुआ है वहां एक उभार होता है, इसे प्रोस्टेटिक उट्रिकल कहते हैं। थैली नुमा एक उभार होता है और जिस वक्त मर्द इंजाल करता है, जैकुलेशन करता है, उस वक्त ये थैलियां सिकुड़ती हैं। थैलियां नहीं, सॉरी, थैली एक ही थैली है। ये उट्रिकल जो है इसमें मूवमेंट होती है और ये उसको इंजाल के लिए सीमन को एक खास प्रेशर से नाली में धकेलता है। मैं एक और वजाहत भी कर दूं, सीमन क्या चीज है। अमूमन बहुत सारे होम्योपैथ ये समझते हैं कि ये स्पर्म को सीमन कहते हैं। ये स्पर्म को सीमन नहीं कहा जाता। स्पर्म इज द पार्ट ऑफ सीमन। सीमन 3 चीजों का मरकब है। स्पर्म जो नीचे से आते हैं, सीमेंट डक्ट की अपनी रतूबतें उसमें शामिल होती हैं, फ्लूइड शामिल होता है। स्पर्म और सीमेंट डक्ट का फ्लूइड शामिल होने के बाद ये प्रोस्टेट में आता है। प्रोस्टेट का अपना एक फ्लूइड है जो बनाता है। ये देखिए, इसके अंदर ये नालियां नजर आ रही हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं। ये देख रहे हैं, ये नालियां, ये इसमें से जितना भी सेक्रेशन बनता है वो सेक्रेशन को इकट्ठा करती हैं और उसको नीचे से आने वाले मजमूए में, जिसमें स्पर्म होता है और एक सीमेंट डक्ट का फ्लूइड होता है, उसमें ये अपना फ्लूइड शामिल करती हैं, फिर ये सीमेंट बनता है। और इसका जो फंक्शन है बुनियादी तौर पर, ये आपने देखा होगा बहुत सारे मरीज आते हैं, मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, ये प्रैक्टिस के हवाले से बात है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी आप टेस्ट रिपोर्ट देखते हैं सीमेन एनालिसिस की, तो उसमें मिकदार तो पूरी होती है, पता लगा कि 60 लाख या 70 लाख उसमें स्पर्म है मौजूद, लेकिन एक्टिव नहीं है, सारे के सारे स्लगिश हैं या डेड हैं। होते हैं जी ऐसे केसेस। ये इसीलिए होते हैं कि उनमें प्रोस्टेटिक सेक्रीशन ठीक नहीं होता। ये प्रोस्टेटिक सेक्रीशन अल्कलाइन होता है और ये एंटी एसिडिक माहौल पैदा करता है और इस सेक्रीशन के बायस, प्रोस्टेट के सेक्रीशन के बायस स्पर्म को लाइफ मिलती है, उसको टाइम मिलता है, वो आधा घंटा पौना घंटा तक जिंदा रह सकता है। और इसमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो स्पर्म को एक्टिव कर देता है। जितना बेहतर उसका फ्लूइड पैदा हो रहा होगा, जितना सेहतमंद प्रोस्टेटिक सेक्रीशन पैदा हो रही होगी, उतने ज्यादा एक्टिव होंगे जो स्पर्म्स है। तो इसका बड़ा अहम किरदार है। दूसरा ये कि ये जेलेटेरियस होता है, स्लिपरी होता है और ये यूरेथ्रा में ऐसा माहौल, ऐसी इन्वायरमेंट पैदा करता है जिससे सीमेन को रगड़ ना मिले, किसी किस्म की रुकावट ना मिले। उट्रिकल के बायस वो जिस प्रेशर से डिस्चार्ज हो रहा है उस पर कमी वाकई ना हो, ये भी इसी का फंक्शन है। और इसका जबरदस्त किस्म का एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी है। ये बाहमी ताल्लुकात में एक एंटीसेप्टिक का रोल भी करता है। तो ये निहायत अहम ग्लैंड है मर्दों के हवाले से, और ये फीमेल्स में नहीं होता। फीमेल्स में इसका एक मुतबादिल होता है।
अब हमने 2-3 चीजें देख ली कि एक तो प्रोस्टेटिक उट्रिकल, एक यूरेथ्रा और एक इजैकुलेटरी डक्ट्स। ये 3 चीजें हैं जो होती तो प्रोस्टेट के अंदर हैं, लेकिन ये इजाफते हैं, एडिशनल हैं, ये प्रोस्टेट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब तक की गुफ्तगू पर कोई क्वेश्चन? आगे चलें। ये एंटीसेप्टिक सर जो आपने बताया, जी इसका किस जगह असर होता है? इसका असर सबसे पहले तो उस नाली के अपने अंदर होता है। अच्छा, तो इसकी पीएच कितनी होती है? इसकी पीएच जो होती है वो एसिडिक नहीं होती, अल्कलाइन होती है। जब अल्कलाइन होगी तो यकीनन 5 से कम होगी। अगर इसकी अल्कलाइन होगी तो फिर ये 5 से कम जो होगी तो फिर एसिडिक होगी ना? नहीं, अल्कलाइन होगी ना जी। जो अल्कलाइन तो सर 7 से ऊपर होती है। 7 से ऊपर होगी, बगल कह रहा हूँ। हाँ इसकी अल्कलाइन होगी। नहीं, अगर इसकी अल्कलाइन है तो फिर वो सोजिश पैदा करेगी। नहीं करेगी, इसलिए कि यूरेथ्रा की एपिथेलियम में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मौजूद है। तो सीमन जो है इसकी पीएच एसिडिक है। नहीं, सीमेंट की पीएच भी अल्कलाइन होती है। स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन ही हुई ना जी। 6.988 के करीब होती है तकरीबन एसिडिक साइड, और उसके बॉटम लाइन पे होती है। ये अल्कलाइन जो प्रोस्टेट पैदा करता है सेक्रेशन, ये फुली अल्कलाइन होती है। अब इसके अलावा 2 चीजें और होती हैं, एक स्पर्म आ रहा होता है और एक सीमेन की जो डक्ट आ रही है उसकी सेक्रेशन आ रही होती है। उनके साथ मिलकर उसका अल्कलाइन नेस जो है वो कदरे कुछ कम जरूर हो जाता है, लेकिन रहता अल्कलाइन है। अगर किसी मरीज का सीमेन अल्कलाइन नहीं है तो ये उसकी डिजीज है, उसका स्पर्म काउंट जो है वो डाउन हो जाएगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बिल्कुल, यस। इसके अंदर ये है कि जो सीमन है वो स्पर्म और सेमिनल वेजिकल्स जो है उनका मजमूआ है दोनों का। नहीं, तीसरी चीज प्रोस्टेटिक सेक्रेशन, इन तीनों का मजमूआ है। अच्छा, अगर वो उनका मजमूआ हो गया तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है इसका जो एक्शन है एक्चुअली वो एज ए बफर, कि ये जो पेशाब की नाली है या जो सीमन यहाँ से आना है और जो फीमेल का डक्ट है इसके अंदर ये इसको न्यूट्रलाइज करती है ताकि स्पर्म जो है उसके ऊपर हार्ड इफेक्ट ना हो। इसके अंदर फीमेल के अंदर ये जाकर एंटीसेप्टिक इफेक्ट करती है, क्योंकि वहाँ उसके अपने भी हार्मोन्स होते हैं, सेक्रेशन होते हैं। अगर सर इसने एंटीसेप्टिक किया तो फिर स्पर्म जो है उसको माहौल कहाँ से मिलेगा? नहीं, स्पर्म को किल नहीं करती, स्पर्म को किल नहीं करती, जर्म को किल करती है, क्योंकि स्पर्म का तो माहौल ही, देखिए स्पर्म ह्यूमन बॉडी का सेल की मायोसिस से पैदा होता है, माइटोसिस से नहीं। ये हिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल है। जो चीज ऑर्गेनिज्म को किल करेगी तो वो स्पर्म के लिए तो 100 टाइम्स ज्यादा हार्मफुल है। जो एक मतलब उसको किल कर रही है तो स्पर्म जो है उसको किल कर रही है। डॉक्टर साहब, स्पर्म को ये किल नहीं करती, स्पर्म में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस मौजूद होती है। अगर ऐसा हो तो जिन लोगों का, जो नॉर्मल लोग हैं जिनका टेस्ट सीमेन एनालिसिस अल्कलाइन आता है, तो उसका तो सारा डेड होना चाहिए। जो सेहतमंद आदमी होता है, जिसका सीमन दुरुस्त होता है, उसका सीमन ऑलवेज अल्कलाइन होता है और उसमें तादाद 60 लाख से ज्यादा होती है। और जिसका प्रोस्टेटिक सेक्रेशन बेटर होता है उसमें एक्टिव की तादाद 70-80% तक होती है। तो अगर ऐसा होता तो उसमें यकीनन वो सारे डेड हो जाते हैं। जरूर डेड हो जाता है, उसका एसिडिक करने के लिए। उसी को करने के लिए बर्थ कंट्रोल की वजह से काम करती है। वो फिर यही आगे जब उसको डेड करती है तो फिर वो प्रेगनेंसी लेंगे। यही खैर आगे
कर सकते हैं। बात आपके पास ऐसी है तो हम शेयर कर सकते हैं, तो काइंडली आप जरूर बताइए। नहीं, मेरे दिल में तो सर ये था कि ये जो प्रोस्टेट जो होता है, इसका फ्लू जो है या सेक्रेशन जो है, वो मतलब कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो सेक्रेशन होती है, पेशाब हो गया, दूसरी चीज़ें होगी, उनको न्यूट्रलाइज करती है, ताकि जो सीमन जो स्पर्म है वो बगैर किसी नुकसान के वो अपनी पाल करते चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, असल में थोड़ा सा इसमें बफर का काम करती है वो, तो वो ना एसिडिक है और ना इनकलाइन है। मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत कर देता हूँ। हाँ, वो पहली वजाहत तो ये है कि इसका यूरिन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिस्टम पूरा अलग है, और प्रोस्टेट के अंदर दो ऊपर और नीचे दो स्फिंक्टर हैं, दो वाल्व लगे हुए हैं। जिस वक्त ये सिक्रीशन मैंने पहले प्रोस्टेटिक उट्रिकल में बयान किया है, जब ये उट्रिकल के जरिए खारिज करती है उस वक्त ब्लैडर की साइड का स्फिंक्टर बंद हो जाता है, इसको ब्लैडर की तरफ नहीं जाने देती, ये ब्लड इसको एक्टिवेट करेगी। मेरा सवाल ये है कि जहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ सीमन आकर उसके अंदर दाखिल होता है और वहाँ से यूरिथ्रा जो है, यूरिथ्रा इज द कॉमन सीमन है। यस एग्जैक्टली। हाँ, तो जो यूरिन उसमें से आ रहा है यूरिथ्रा में से, उसको न्यूट्रलाइज करना है। यूरिन कहाँ आ रहा है? यूरिन तब आएगा ना जब ऊपर वाला स्फिंक्टर खुलेगा। वो यूरिन को अगर मसलन किसी ने यूरिन किया है तो उसकी म्यूकस या तो यूरिन के वो तो लगे होंगे ना डिपार्टमेंट में, इसको भी तो नहीं डॉक्टर साहब, इतने एपिथेलियल सेल्स समटाइम आते हैं, उतने होते हैं जो यूरेथ्रा के अंदर एक दफा अगर सीमेंट पास आउट हो गया है उसके बाद यूरिनेशन की उसको जरूरत महसूस हुई है, जिस वक्त वो यूरिन करेगा तो जो नीचे वाली डक्ट है जो लगी हुई है एजुमेटरी डक्ट्स के मुंह का, वो स्फिंक्टर बंद होगा। अगर यूरिन का थोड़ा सा हिस्सा भी खुदा ना खास्ता उस डक्ट में चला जाए तो मरीज को तो गनोरिया हो जाएगा, सुदाक हो जाएगा। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यूरिथ्रा जो है उसको भी तो फिनिशिंग करना है ना सीमन आने से पहले। वो तो जब उट्रिकल प्रेशर बढ़ाएगा उससे वो फ्लश हो जाएगा। लिक्विडो एक लफ्ज है, लिक्विडो, उसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ऐसा लिबिडो और चीज है, वो है तो पार्ट इसी का नहीं, इसका पार्ट नहीं है, वो उसको वो और तरीके से डिस्कस होगा। मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो है उसी का होगा ना, सीमन तो फिर पास होगा, पहले लिक्विडो होगी तो सीमन पास। लिबिडो ये अब सेक्स की तरफ चले जाएंगे, प्रोस्टेट रह जाएगा। ये सेक्स का पार्ट तो है जो हम अब जितना है उतना डिस्कस कर रहे हैं ना। चलो ओके। बहरहाल डॉक्टर साहब की बातें की हामिल हैं और इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से इस्तेफादा करना चाहिए। जिन दोस्तों तक यह आवाज़ डॉक्टर साहब की पहुंची है, जरा डॉक्टर साहब की बात को तवज्जो में रखें। अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा उम्र के साथ प्रोस्टेट में होने वाली तब्दीलियों पर। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त ये प्रोस्टेट एक स्ट्रोमा की शक्ल में होता है, ये छोटा सा एक दाने के बराबर होता है और 6 हफ्तों तक इसमें कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं होती। अब तक 9 साल की उम्र तक बहुत मामूली तब्दीली आती है। 9 साल की उम्र से 13 साल की उम्र के दरमियान में ये पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड 8 ग्राम का कंप्लीट हो जाता है। इसकी तमाम सरफेसेस बन जाती हैं और तमाम लोब्स बन जाते हैं और फिर ये इसके अंदर फोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इस 13 साल की उम्र तक ये कंप्लीट हो जाता है। उस वक्त इसका वजन तकरीबन 8 ग्राम होता है। फिर 20 साल की उम्र तक
इसकी मिकदार दुगनी हो जाती है, ये अपने वेट में डबल तक चला जाता है। और 20 से 30 साल की उम्र तक इसमें मामूली एपिथेलियल चेंजेस जो बैरूनी तह हैं उनमें फोर्स बनते हैं, कुछ तब्दीलियां आती हैं, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। फिर 30 से 45 साल की एज में इसके अंदर बिल्कुल ही कोई चेंज नहीं आती, ये जैसा है अमूमन वैसा रहता है। सिवाय इसके कि कोई किसी को गनोरिया हो जाए, सोजाक हो जाए या कोई और इन्फेक्शियस डिजीज हो जाए। 45 से 50 साल की उम्र में अमूमन ये बढ़ना शुरू होता है और घट भी सकता है। कुछ मरीजों में एट्रोफिक चेंजेस भी आती हैं, मैं पहले एट्रोफिक का जिक्र कर चुका हूं। कुछ मरीजों में ये सुकड़ भी जाता है और जब सुकड़ जाता है तो ये हार्ड हो जाता है। एलोपैथिक में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो अमूमन इसको सिकुड़ने के लिए की जाती हैं, उससे ये हार्ड हो जाता है। हमारे यहाँ होम्योपैथी में क्योंकि हम तो नेचुरोपैथी पर यकीन रखते हैं तो हमने उसकी जो कुदरती फितरी शक्ल है उसी को बहाल रखना होता है, इसलिए हमारी रेमेडीज से ये सुकड़ता नहीं है। किसी का पहले से अगर सुकड़ जाए तो ये उसकी एट्रोफिक चेंजेस है, उसमें सुकड़ने के बाद यूरेथ्रा समटाइम्स तंग हो सकती है और डिजीज के तौर पर सुकड़ना वेरी रेयर है और वो किसी भी उम्र में हो सकता है। उसके लिए 40, 45 या 50 की एज जरूरी नहीं है। 80 साल की उम्र तक इसके बढ़ने का खतरा रहता है, उसके बाद अमूमन फिर ये नहीं बढ़ता, फिर ये जितना होता है उतना रहता है या कुछ ना कुछ नॉर्मल की तरफ चला जाता है। इसके फंक्शन पर हम साथ साथ बात करते रहे हैं। ये फ्लूइड पैदा करता है, प्रोस्टेटिक सेक्रेशन, इसको आमतौर पर मजी कहते हैं और इसके जो क्लोजिंग हैं, स्फिंक्टर्स हैं ऊपर नीचे, उनको भी मैंने बयान किया है कि ये नालियों को जब यूरिन पास आउट किया जाता है तो ऊपर वाले स्फिंक्टर बंद हो जाते हैं, सॉरी नीचे वाले स्फिंक्टर जो एजैकुलेटरी डक्ट्स पर लगे हुए हैं वो बंद हो जाते हैं और ऊपर वाला स्फिंक्टर खुलता है तो ये यूरिन पास आउट हो जाता है। और जिस वक्त सीमेन पास आउट होना होता है ऊपर वाला स्फिंक्टर बंद हो जाता है और सिर्फ सीमेन को पास आउट करने के लिए एजैकुलेटरी डक्ट्स यूरेथ्रा में, ये यूरेथ्रा के अंदर इसकी ओपनिंग्स हैं और ये ओपनिंग भी प्रोस्टेट के तकरीबन बीच से थोड़ा नीचे हैं, एक मखसूस जगह है जहाँ इसकी ओपनिंग्स है। ये वहां से उप्टिकल के जरिए प्रेशर क्रिएट करके ये सीमेंट को उसमें पोर करता है। इसकी फालियत के लिए, प्रोस्टेट की फंक्शनिंग को बहाल करने के लिए ये अपना फ्लूइड बनाए, अपनी रतूबत बनाए। ये टेस्टोस्टेरोन का तनासुब जब एक खास लेवल से बढ़ता है, डॉक्टर साहब लबेडू की बात कर रहे थे, तो एक खास लेवल से जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल, ये हार्मोन है, जब बढ़ेगा तो फिर ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन पैदा होगा और ये डाईहाइड्रो होगा। डाईहाइड्रो का मतलब है जिसमें 2 पानी के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं। हाइड्रो हम अमूमन पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाई का मतलब है 2। तो टेस्टोस्टेरोन में 2 पानी के मॉलिक्यूल ऐड आकर होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। अब हम इसकी पैथोलॉजी की तरफ, यहां तक कोई क्वेश्चन है? अब इसकी खराबियों की तरफ आएंगे। एक तो इसका सुकड़ जाना मैंने बयान किया और दूसरा इसका बढ़ जाना। बढ़ जाने में इसकी 3 किस्म की बढ़ोतरियां हम इसको इसमें डिस्कस करेंगे। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, ये बूढ़े अफराद में आम होता है
और प्रोस्टेटिक स्ट्रोमा। स्ट्रोमा माने आपकी कि जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में सिर्फ स्ट्रोमा उसका मरकजी हिस्सा होता है और एपिथेलियल सेल्स तादाद में बढ़ जाते हैं। मैंने अर्ज की कि हाइपरट्रॉफी हुजूम का बढ़ जाना है, सेल्स का हुजूम बढ़ता है, और हाइपरप्लाजिया ये सेल्स की तादाद बढ़ती है। तो ये हाइपरप्लाजिया है, तादाद में एपिथेलियल सेल की तादाद बढ़ जाती है और ट्रांजिशनल जोन में नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये ट्रांजिशनल जोन मैंने आपको ये बताया था, इसमें जो गुब्बारे की तरह के ये बने हुए हैं साफ्त है, ये ट्रांजिशनल जोन है। इनमें जब बर्फ आती है तो ये जब इनमें नोड्यूल्स बनेंगे तो दरमियान में क्योंकि इनके गुजर रही है यूरेथ्रा, ये उसको दबाएंगे और यूरेथ्रा का रास्ता तंग होगा तो पेशाब आने में दिक्कत होगी। हमारा ये एहसास कि पेशाब आना चाहता है या आ रहा है, ये सेंसेस हमारे स्फिंक्टर के साथ है, जो बसाने से नीचे की तरफ और प्रोस्टेट के ऊपर वाले हिस्से में जो स्फिंक्टर है, जो वाल्व है, उसके साथ नर्वस सिस्टम की अटैचमेंट है। जो ही वो खुलता है हमें फील हो जाता है कि पेशाब आ रहा है और ये जो प्रोस्टेट के मरीज में नाली तंग होती है, स्फिंक्टर खुल जाता है, आगे उसमें इतना रास्ता नहीं होता कि वो पेशाब बआसानी नीचे उतर सके। इसीलिए वो उजरत महसूस करता है कि मैं जल्दी से पेशाब कर लूं, वरना कतरे कतरे गिरने शुरू हो जाते हैं। ये प्रोस्टेट की खास अलामत है। इसके अलावा बिनाइन के अलावा कैंसर, अदाकदामिया का कैंसर, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में 4 स्टेजेस हैं। मैंने नोट्स में नहीं लिखी, ज़ुबानी बयान कर देता हूं। पहली स्टेज होती है जब मरीज को पता ही नहीं है कि मुझे कार्सिनोमा है, इब्तदाई स्टेज। अगर किसी तरीके से वो अपना हर 6 माह बाद मेडिकल चेकअप करवाता है और डायग्नोज हो जाता है कि प्रोस्टेट के बीचों बीच कैंसर डेवलप हो रहा है, तो ऐसी सूरत में ये देखिए, ये इसमें ब्लू हिस्सा है, ये कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। ये बिनाइन हाइपरप्लाजिया है, ये नॉर्मल है, ये बिनाइन हाइपरप्लाजिया है। ये जो है ये नॉर्मल है, आम सेहतमंद आदमी का, और ये जो है ये बीमार आदमी का, ये लाल लोग हैं। इसमें ये कैंसर है, ये जो ब्लू हिस्सा है ये कैंसर को इंडिकेट कर रहा है। मैं अंदाजे से आपको दिखा रहा हूँ, मुझे यहाँ से पूरा रिफ्लेक्शन देखते नजर सही नहीं आ रहा है, बाहर उधर लोग बैठे हैं, उन साथियों को नजर आ रहा होगा। ये जो ब्लू हिस्सा है ये कैंसर को इंडिकेट करता है। तो जब इब्तदाई स्टेज पर इल्म में आ जाए तो होम्योपैथी में इसका कामयाब इलाज मौजूद है और ये चंद महीनों में ही बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मैं ऐसे मरीजों को भी जानता हूँ जिनको 10-10 साल फिर दोबारा नहीं हुआ। दूसरी सूरत इसकी होती है जब ये बाकायदा डेवलप होकर अलामात प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और इसके अलामात में जो बुनियादी अलामात हैं वो है वही पेशाब की तंगी, जैसे आमतौर पर प्रोस्टेट के मरीज में, आम मरीज में भी होती है कि उसको उजरत से पेशाब आता है, बार बार आता है, पूरा पेशाब खारिज नहीं होता, मसाले में कुछ बच जाता है, उसके साथ साथ पेशाब में खून मिला हुआ आता है और सीमेन में भी खून मिला हुआ आता है, और मरीज कंप्लेंट करता है कि इजैकुलेशन
इंतहाई पुरदर्द है, तकलीफ के साथ डेफिनेट करता है, ये कैंसर की निशानी है। ये दूसरी स्टेज है और इस दूसरी स्टेज के मरीज में भी होम्योपैथिक अद्वियात से अफाका हो जाता है, पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। सिर्फ अफाके तक नौबत नहीं है, संजीदगी से मरीज इलाज करे तो ठीक भी हो जाता है। अब इसकी तीसरी स्टेज होती है जब ये प्रोस्टेट से निकलकर अपने इर्द गिर्द की दूसरी चीजों को मुतासर कर, मिसाल के तौर पर ये मसाने को मुतासर कर देता है या रेक्टम में घुस जाता है। ऐसी सूरत में, ये इसकी तीसरी स्टेज है, ऐसी सूरत में नागुज़ीर होता है कि इसकी सर्जरी करवाई जाए। होम्योपैथी ऐसी सूरत में रिलीफ प्रोवाइड करती है, क्यों नहीं करती, रिलीफ प्रोवाइड करती है। और आखिरी दर्जा इसका है कि ये पूरे कूल्हे की हड्डी के अंदर के पूरे अज़ा में फैल जाए। ये यूरेटर्स को भी लपेट में ले लेता है, यूरेथ्रा को भी लपेट में ले लेता है, ऊपर किडनीज की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है और मसाने को भी मुतासर कर देता है, रेक्टम को भी। तो ये कूल्हे के अंदर पेल्विस का जो पूरी आर्च है, इस सारी आर्च को ही अपनी लपेट में ले लेता है। तो ये तो इंतहाई आखिरी स्टेज है और ये इसको सर्जन भी कुछ सोच समझ के ही हाथ डालता है। एलोपैथी वाले इसके लिए केमोथेरेपी करते हैं, हमारे यहाँ केमोथेरेपी की पहले 2 स्टेजेस में जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको कैंसर नहीं है, एक तो मैंने पहले अर्ज की ना कि बिनाइन है, बेजरर किस्म की एक गिल्टी बन गई है, नोड्स बन गए हैं, नोड्यूल्स बन गए हैं, उनका बूढ़ों में अमूमन होता है, उसका इलाज किया जाता है, उससे किसी कैंसर का खतरा नहीं होता। अब दूसरी किस्म इसकी बढ़ोतरी किया कि इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन 2 किस्म का होता है, प्रोस्टाइटिस एक्यूट हार्ड प्रोस्टाइटिस और क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस। जो एक्यूट प्रोस्टाइटिस है ये अमूमन गनोरिया के मरीज को सोजान के साथ हो जाता है। बाद मरीजों में सोजान ठीक हो जाने के बाद भी प्रोस्टेट में इंफेक्शन हो जाता है और उसका इलाज उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरह सोजान का इलाज किया जाता है, गनोरिया का इलाज किया जाता है। और दूसरी कंडीशन क्रॉनिक है और क्रॉनिक में इसका इलाज लंबा करना पड़ता है और उसमें भी 2 काजेज होती हैं कॉमनली। एक तो वही गनोरिया, पुराना गनोरिया, और दूसरी इसकी काज होती है ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस के बाद भी ये प्रोस्टेट में इन्फेक्शन कर देती है और क्रॉनिक प्रोस्टाइटिस के मरीजों में जब प्रोस्टेट को निकाला जाता है तो उसमें से ट्यूबरक्लोसिस के जर्म्स भी, बैक्टीरियाज भी मिलते हैं समटाइम्स। अब हम इनकी अलामात की तरफ आते हैं और अलामात के साथ साथ इनके इलाज को डिस्कस करते हैं। इलाज के मामले में डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल हक साहब हमारे पास तशरीफ फरमाए हैं, हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इनका लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है। बहरहाल मैंने हर अलामत के हवाले से 3-3, 4-4 अद्वियात जो हैं वो तजवीज़ की हैं, वो मैं भी बयान कर देता हूँ। इसकी अलामत में 8 अलामत को मैंने कलमबंद किया है और इसकी तशखीस के हवाले से यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, सीमेन एनालिसिस, इन दोनों की मदद से हम
प्रोस्टेट की खराबी का पता लगा सकते हैं। एक टेस्ट होता है, इसे हम कहते हैं सीरम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। सीरम PSA, ये नोट्स में मौजूद है। सीरम PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये अगर बढ़ा हुआ हो तो ये नॉर्मली 8 तक होता है, और अगर 8 से 12 तक हो ये प्रोस्टेट की इन्लार्जमेंट को इंडिकेट करता है। अगर 12 से ज्यादा हो तो इसे आइडेंटिकल मार्कर कहते हैं, इंडिकेटर मार्कर कहते हैं। आइडेंटिकल इंडिकेटर मार्कर ये कैंसर की निशानदेही करता है। जरूरी नहीं है कि हर मरीज में कैंसर हो, अमूमन जिनमें कैंसर होता है उनका PSA बढ़ जाता है। तो ये टेस्ट जिसका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ हो, एज 50 से ऊपर हो, ऐसे मरीज को जरूर करवा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बहुत सारी सहूलत पैदा कर देती है और बहुत सारे मामलों को समझना आसान हो जाता है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमेशा किसी अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से करवानी चाहिए, तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता हो, जिसने बाकायदा रेडियोलॉजी पढ़ी हुई है। आप डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर भी मशीन रख लेते हैं, मैंने भी एक अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है, लेकिन मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। पेचीदा मरीज को रेडियोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए जो रेडियोलॉजी का सही इल्म जानता हो। और अगर कैंसर के शवाहिद पक्के पक्के मिल रहे हो तो उसकी कंफर्मेशन के लिए ऑपरेशन से पहले बायोप्सी जरूर करवा लेनी चाहिए। बायोप्सी से इसकी कंफर्मेशन हो जाती है। बायोप्सी होता है कि प्रोस्टेट में से नीडल के जरिए एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं और उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं, उसके स्लाइस बनाते हैं और स्लाइड्स के ऊपर उसकी 20, 25, 30 स्लाइड्स प्रिपेयर कर देते हैं। उन स्लाइड्स को मुख्तलिफ रंगों के जरिए, डाइज के जरिए उनको कलरफुल भी कर देते हैं। फिर उसको पैथोलॉजिस्ट जो होता है, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, वो माइक्रोस्कोप में देखता है और वो डायग्नोज करके बताता है कि क्या इसमें A टाइप सेल्स की मेटास्टेसिस हो रही है, स्टेसिस या नहीं हो रही है, कैंसर सेल पनप रहे हैं या नहीं पनप रहे हैं। ये आखिर में ऑपरेशन करवाने से पहले बायोप्सी जरूर करवानी चाहिए। और अगर ऑपरेशन का केस हो और आपको सर्जरी करवानी पड़े तो सर्जरी के बाद मरीज को जरूर ये एडवाइस करें कि आप जो प्रोस्टेट निकाला गया है उसको भी जरूर दोबारा रीबायोप्सी उसकी दोबारा हो जाए। ऑपरेशन के बाद हार्दिका बड़ा कमाल काम करती है, काफी बहुत अच्छी दवा है। और जब ऑपरेशन थिएटर से मरीज आए तो फास्फोरस उसमें मतली की कैफियत पैदा नहीं होने देती और उसको बड़ी पुरस्कून तरीके से नशे से बाहर लाती है। और अगर गुजारा खासा सर्जरी के बाद पेट में अफारा हो जाए, गैस हो जाए, जो कि अक्सर मरीजों में हो जाती है और तड़पते हैं मरीज, तो रेफेनेस को कभी नहीं भूलना चाहिए। रेफेनेस बहुत बड़ी दवा है। हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं 3 दवाओं का, हम उसको ACR का नाम देते हैं, A फॉर एलोज, C फॉर कालोसन एंड R फॉर रेफेनेस। ये पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में हमारे क्लिनिक से तो वहाँ फीसबिलिल्लाह मिलती है। दोस्तों को, पेशेंट्स को जो तलब करते हैं उसको पेश करते हैं। अलामात की तरफ आते हैं। रेफेनेस कैंसर की भी बहुत अच्छी दवा है। ये मूली से बनती है, काली मूली से, मूली स्याह। और ब्रेस्ट कैंसर में इसके हेल्थ अंगेज बताए जाए, सोडियम के साथ मिलाकर देनी चाहिए, साथ साथ बड़ी ताकत में फाइटोलैका देनी चाहिए।
डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ओटालिस और ब्राइटाकार और कोनियम प्रोस्टेट के कैंसर में डॉक्टर साहब के तजर्बे में है। ब्राइटाकार के बारे में मैं एक ही जुमला कहूँगा, ये बूढ़ों की खास दवा है और बूढ़ों में ये हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं आने देती। बच्चों में भी हार्मोनल बैलेंस को कायम रख के ग्रोथ को प्रॉपर करती है और जवानों की भी दवा है। पैदा होने से लेकर मरने तक ब्राइटाकार कहीं भी बेखता नहीं है, बहुत बड़ी दवा है ब्राइटाकार। डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ब्राइटाकार, क्रोटालिस और कोनियम, इनको मिलाकर कैंसर के पेशेंट्स को देते हैं और कैंसर के पेशेंट शिफायाब होते हैं। हम अलामात की तरफ आते हैं। अलामाती इलाज, बार बार पेशाब करने की आदत, पेशाब करने के लिए रात को बार बार जागना पड़े, ये अलामत है प्रोस्टेट की। पेशाब करने में निहायत उजलत और बसाव का पेशाब के कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं और पेशाब और बनी में खून की आमेजिश, पुरदर्द और जलनदार पेशाब करता है। इंतहाई सूरत हाल में मरीज पेशाब नहीं कर सकता, सिर्फ कतरे खारिज होते हैं। पेशाब करने के लिए उसे पीछे की तरफ झुकना पड़ता है या फिर खड़े होकर टांगे चौड़ी करके या लेट कर पेशाब करता है। ये तीन मुख्तलिफ कंडीशन है और ये तीन मुख्तलिफ लोब्स में उसकी लोकेशन तब्दील होने से या अलामत तब्दील होती है। अंदाज इंतहाई पुरदर्द और तकलीफ से होता है। कमर, कूल्हे, टूटड़, मकद और टांगों में दर्द होता है। कुछ फिजिशियंस ने शैटिका भी बतलाया है कि इसमें शैटिका भी हो जाता है। अब कागज के मुताबिक हम एक अलामत के साथ उसके इलाज की तरफ आते हैं। ये नोट्स में लिखे हुए भी हैं। बार बार पेशाब करने की हाजत, एपिस, कैंथरस, कोनियम। पेशाब करने के लिए रात को बार बार जागना पड़े, कास्टिकम, कोनियम, फैरम, पिक्रम, कालिकार, कलियोजोट। इन रेमेडीज को बुनियादी रेमेडीज के साथ हेल्पिंग बनाना चाहिए। और पेशाब करने में उजलत, हल्केली आकार, जल का मारा और सैबल, खून की आमेजिश, आर्सेनिकम एल्बम, मर्दकार और टेलिबेंथीना, इनमें से कुछ दवाएं एक दूसरे की एंटीडोट भी हैं, तो रिलेशनशिप को जरूर चेक कर लिया करें। पुरदर्द और जलनदार पेशाब, एपस, कैंथरस, सारसाप्रिला, टैफिसेलिया और ट्राब्यूलस। इनमें ट्राब्यूलस मदर टिंचर में इस्तेमाल होने वाली है, बाकी जो है ये पोटेंसी में इस्तेमाल होती है। इंतहाई सूरत हाल में मरीज पेशाब नहीं कर सकता, सिर्फ कतरे खारिज होते हैं। ये फिर एपिस, कैंथरस और सारसाप्रिला। पेशाब करने के लिए उसे पीछे की तरफ झुकना पड़े, ये है सिंकम मैट। खड़े होकर टांगे चौड़ी करके पेशाब करें तो ये है कीमाफिला, और लेट कर पेशाब करना पड़े ये कलियोजोट। इसमें कीमाफिला छोटी पोटेंसी में इस्तेमाल होती है, बाकी तमाम ऊंची ताकत में इस्तेमाल की जा सकती है। अंजाल इंतहाई पुरदर्द और तकलीफ दे, कार्सिनोसिन, ये रेगुलर नहीं देनी चाहिए, ओकेजनली देनी चाहिए। कोनियम, रफनस,
स्लेशिया और पूजा मज़ीद अलामात लेकर इनमें से जौन सी भी दवा बनती हो किसी एक दवा का इंतखाब करना चाहिए। कार्सिनोसिन कैंसर डायग्नोज होने के बाद वक्त से देते रहने चाहिए बड़ी ताकत से। कमर, कूल्हे, टूटनों, मकद और टांगों में दर्द, कोनियम, डायस्कोरिया, ग्रेफाइट्स, सैबल, सेरुलाटा। इनमें सैबल जो है ये मदर टिंचर में इस्तेमाल होता है, बाकी पोटेंसी में। मुझसे तो इतना ही बन पड़ा है और पता नहीं मैं आप लोगों की तशब्बी कर सका या नहीं कर सका। अगर मैंने कोई नई बात बता दी और आप तमाम साथियों में से सबको या कुछ को समझ में आ गई, ये आपका कमाल है। और अगर मैं